सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सबको। मेरी आवाज साफ आ रही है या फिर ब्लूटूथ लूं साथ में? नहीं, अभी तक तो साफ आ रही है। क्लियर है अच्छा, सर। हाँ, ब्लूटूथ से एकदम क्लियर वो सामने हो जाता है ना, फ्रंट में। कभी आवाज कम ज्यादा नहीं होगी फिर उसमें। चलिए ऐड कर लेते हैं दोनों। हेलो, आवाज साफ है? जी हाँ। ओके, थैंक यू। यस सर, क्लियर है आपका वॉइस। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। तो हम शुरू कर देते हैं। तो कल हम स्टेज के बारे में देख चुके थे। हमने कल जो शुरू किया था उस पर एक बार रिकैप करते हुए फिर अपन नया आगे बढ़ेंगे। कल हमने जानने का प्रयास किया था इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के बारे में समझा, रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता, फिर जांच करने के आधुनिक तरीके पर चर्चा हुई। उसके बाद में हमने देखा कि लेवल के मतलब कैसे लेवल को चेक करें अपना, तो उसके लिए भी जानकारी पाई। और हम जो इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं उन पर भी हमने चर्चा की। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारण को हटाएंगे तो निवारण अपने आप हो जाएगा। तो किसी भी रोग या किसी भी समस्या का कारण हटा दीजिए तो निवारण अपने आप होता है। तो उस पर चर्चा हुई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि विषय हमारा वात शुरू किया था हमने। शरीर और मानस प्रकृतियों और मन की प्रकृति पर हमने चर्चा की, उसके बारे में जाना। प्रकृति क्या है, कैसे बनती है, शरीर में मनुष्य की जन्मजात स्वभाव शरीर की प्रकृति है। प्रकृति का जानना जरूरी क्यों है, इस पर चर्चा की हमने। शारीरिक कारण, उसमें आहार का दृष्टिकोण से देखा, आयुर्वेद की चिकित्सा और स्व उपचार के दृष्टिकोण से हमने समझने का प्रयास किया, और सामाजिक कारणों पर भी एक प्रकाश डालने का प्रयास किया। उसके लिए आर्थिक कारण भी हमने देखे कि आर्थिक कारण भी हमें प्रकृति के बारे में पता होता है तो हम बिजनेस के अंदर स्टेबल कर पाते हैं, हमारे काम धंधों में स्टेबल कर पाते हैं। क्योंकि सामने वाले को जब तक पहचानेंगे नहीं, जब तक उसके साथ काम क्या करेंगे, तो एक दूसरे का सामंजस्य बहुत मेरी जरूरी है। क्लास चल रही है। तो चाहे समाज में हो या परिवार में हो, ये बीच में बंद कर लीजिएगा, रुकावट के लिए खेद हो जाता है। तो शरीर की प्रकृति बनती कैसे, इसको हमने देखा माता पिता से और एक वातावरण के संयोग से बनती है, तो इस पर हमने चर्चा की। इसके बाद में प्रकृति के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, वात पित्त कफ, और इनसे मिलकर के दो दो पे मिला करके द्विदोषीय प्रकृति हुई, फिर त्रिदोषीय, तीन को मिला के मानस प्रकृति ऊपर चर्चा हुई। तो मानस प्रकृति के 16 प्रकार हमने देखे, सात्विक 7, 6 राजसिक और 3 तामसिक। 8 प्रकार के सार पुरुषों का वर्णन है, तो उसकी जानकारी हमने ली, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक फिर कभी ग्रंथों के दृष्टिकोण से जब पढ़ने का विषय आएगा तो हम ग्रंथों में जाकर के उसको और ज्यादा विस्तारीकरण देने का प्रयास करेंगे। वो किसी क्लास में समय रहने पर देखेंगे। आज की जो हमारी आवश्यकता है उस पर हम चर्चा करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि मुख्य चीजें क्या है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है दुनिया में। पंच तत्व, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना, न केवल शरीर, ये पूरी प्रकृति ही पंच तत्व पर आधारित होती है। तो पांचों तत्वों से मिलकर पूरी प्रकृति के हर जीव की संरचना होती है। जीव के संरचना ही नहीं, साथ ही जीव के जीविकोपार्जन हेतु जो भी वनस्पतिक या जो भी सृष्टि में जीव है, वनस्पति भी एक प्रकार का जीव ही है, क्योंकि जो बढ़ रहा है घट रहा है, तो जीव ही एक तरह का। तो उनकी प्रकृति भी जानना जरूरी होता है। तो 5 तरह के तत्व
5 तत्व से मिलकर बना शरीर। उनकी भी अपनी एक प्रकृति, पेड़ पौधों की भी अपनी एक प्रकृति है। ऐसे ही शरीर की प्रकृति है, पशुओं के अंदर भी प्रकृति देखने को मिलती है। जैसे शेर को हम पित्त प्रकृति का मानते हैं, एग्रेसिव ज्यादा है, शेर को आप प्रणाम कर दो, बहुत बढ़िया इसलिए जंगल का राजा कहा गया है। गिलहरी और ये सब वात प्रकृति के हैं, बहुत ज्यादा एक जगह दिखते नहीं है और मूवमेंट इनका बहुत ज्यादा होता है। ये सब वात प्रकृति की श्रेणी में आ जाते हैं। तब प्रकृति की श्रेणी में ऐसे ही व्यक्ति आते हैं जो ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, पड़े रहते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। एक बार ले लिया आहार तो गए 10-5 दिन 15 दिन तक, जब तक उनका पूरा भक्षण पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये सब उसी में आ जाते हैं। जितने भी टिड्डी, ये दल वगैरह जितने भी होते हैं, सब वात की श्रेणी में आते हैं, जो वायु के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, वात प्रकृति के ज्यादा करीब रहते हैं। तो इनका सारा क्रम जो है उसी से चलता है। वात प्रकृति पर चर्चा की थी हमने, इसमें गुण देखने का प्रयास किया। तो वात के गुण क्या क्या दिखते हैं, तो हम शीतल है, ठंडा है, लघु, सूक्ष्म, सूखा, चलायमान, चिपचिपा। उसके बाद में वात का काम क्या है वो हमने समझने के प्रयास किया। ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज को पहुंचाना तो वायु से, वायु मार्ग से। हम आज भी हमें अमेरिका जाना होता है, तीव्र गति से पहुंचना होता है तो हम वायु का सहारा लेते हैं, वायु मार्ग का सहारा लेते हैं। वात के प्रकार भी हमने देखे, 5 प्रकारों का वर्णन देखा। वर्णन नहीं मतलब नाम के ऊपर चर्चा की, वर्णन हम आगे सीखेंगे, जानेंगे। इसके बाद में कैसे जाने कि हमारा शरीर वात का प्रधान है या नहीं, है ना। वात पित्त कफ जो है हमारी की प्रधानता किसमें है, हमारा शरीर किस प्रकार की संरचना का है, ये जानना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने देखा तो इस टाइप के गुण, जिसमें ड्राई स्किन है, यानी शॉर्ट में समझें तो बहुत ज्यादा चलायमान है व्यक्ति, हवा की तरह है, ड्राइनेस है, हवा में भी ड्राइनेस है, यानी शरीर में भी थोड़ी सी ड्राइनेस है, एक्टिवनेस कुछ ज्यादा है। वो जो भी हवा के गुण हैं वो सारे उस व्यक्ति विशेष में देखने को मिलते हैं। यानी हवा एक जगह नहीं रहती तो वो व्यक्ति भी एक जगह नहीं रहता, उसका मन भी एक तरफ नहीं रहता। जैसे कि अभी मन कर रहा है चलो राजस्थान का भ्रमण करके आते हैं, एंजॉय करेंगे, बड़ा बड़ा राजस्थान आए तो वो अगले को लगा नहीं नहीं यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ ठंडे मौसम में चलते हैं, तो गर्मी भी अगले को सहन नहीं होती, सर्दी भी सहन नहीं होती। कश्मीर चला जाएगा तो कहेगा नहीं 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 यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है, चलो चलो साउथ की तरफ चलते हैं। वहाँ थोड़ा सा चिपचिपा वातावरण देखेगा, नो 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 ना यहाँ भी अच्छा नहीं, चले। यानी एक तरफ टिकने वाला व्यक्ति नहीं है, अपनी बात पे भी कायम नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति बात पे कायम तो तब रहेगा, उसको याद रहेगा तब, आज क्या कहा कल क्या कहा कुछ पता नहीं होता है। आज जिसका दोस्त बना है, कल जो जिसके मित्र बने थे, आज हमें याद नहीं, थोड़ी देर बाद में क्या पता है किससे क्या बात हुई। तो ये सब जो क्रम है वात के गुण। जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी पीना, जल्दी जल्दी सोना, जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी जल्दी हर काम जल्दी करना, बस सब में जल्दबाजी। यानी स्थायित्व कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। ऐसे ही आईबीएस के पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, 2-4 दिन तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, 2-4 दिन दस्त हो गया, इस टाइप के लोग देखने को मिलेंगे इसके तरफ। ये शॉर्ट में बात को हमने समझने का प्रयास किया। शरीर के अंदर मानसिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसमें मानसिक लक्षणों पर हमने देखा, ज्यादा इमोशनल व्यक्ति है, इमोशन से ज्यादा चलता है सारा काम, इमोशनल होकर के चाहे जो उससे करा लो, अपना बॉस है तो उससे चाहे जो करा लो, बिजनेस में हमारा साथी है, इमोशनल बन करके उससे चाहे जो करा लो। जल्दी जल्दी गुस्सा आना, जल्दी जल्दी शांत होना, ज्यादा सोचना, क्योंकि विचार बहुत जल्दी आते हैं, वायु है ना, वायु की तीव्रता ज्यादा है। तो वही चीजें शरीर में भी देखने को मिलेगी, जल्दी जल्दी बोलता है, जैसे मैं अभी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिकेप करना है, रिकेप ऐसे ही होगी।
अति जागरूकता, कच्ची और कम नींद, नींद में कुछ लोग तो पुतलियां भी हिलाते हैं आंखों की, हिलते डुलते रहते हैं। एक तरफ सुलाओ तो कहते हैं पाँव, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो ऐसे बच्चे आप देखे होंगे। कि अभी एक तरफ सुलाया है, दूसरी तरफ सुबह उनका मुंह मिलेगा या रात भर कुश्ती करते हुए गुजर जाएगी। मम्मी पापा को लात घूसा जो भी चलाना है, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। राइट, तो ये सारी चीजें स्टेशन पे भी आप देखेंगे, ट्रेन आई है तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, अनाउंसमेंट होगी आज 9 बजे की आने वाली ट्रेन 11 बजे आएगी, बस फिर आप देखिए तमाशा उनका। यहाँ वहाँ घूमते फिरेंगे, जिससे जान पहचान नहीं है उससे बातचीत करना शुरू कर देंगे। हाय हेलो, मेरा नाम ये, आपका नाम ये, दोस्ती हो जाएगी, फटाफट दोस्ती होती है ऐसे आदमी की। और वो अपने बिहेवियर का पर्सन खुद ब खुद ढूंढ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो दो, एक से दो से चार भी मिल जाएंगे, पांच भी हो जाएंगे, बातचीत करके अच्छा याराना दोस्ताना कर कर आके पता पड़ा कि 4 दिन बाद में चारों दोस्त गायब हैं, पता ही नहीं है कहाँ है। राइट, बैठे हैं तो हिलते डुलते रहते हैं, हाथ पैर हिलते रहते हैं, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, ये सारे क्रम देखने को मिलेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना हो तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं। सजगता ज्यादा है, यहाँ वहाँ बात आपसे करेंगे, हो सकता है आंखों की पुतलियां कहीं और घूमती रहेंगी, कई बार आंख से आंख मिला के बात करने की स्थिति में नहीं होते वो लोग, क्योंकि पता नहीं होता है क्या परिस्थिति कब घटे, क्या घटे नहीं घटे, कौन से सवाल का उत्तर देना पड़ जाएगा, नहीं देना पड़ जाएगा। उनके पास होता नहीं है, मल्टीपर्पज लोग होते हैं, मल्टीटास्किंग लोग होते हैं। प्रलाप विलाप ऐसे लोग बहुत ज्यादा करते हैं, प्रलाप विलाप बहुत ज्यादा होता है उनका। अरे यार, शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया था, इतना डूब गया, इतना फायदा हुआ, ये हुआ। आप मत लगाना गलती से, मैंने ये गलती की है। सजग करते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं, देखो मैंने उसमें लगाया, आप लगा सकते हैं, नो टेंशन। वो वाला शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कर रहा होगा, मतलब ऐसी बातें चलती रहेगी उनकी, कुछ जरूरत से ज्यादा चलेंगी। फ्री की सलाह में माहिर होते हैं, वो दे सकते हैं आपको फ्री की सलाह। नई जगह पर घूमना पसंद होता है और नए नए दोस्त बनाना पसंद होता है। पुराने दोस्तों से बहुत कम वास्ता रहता है, और होता है तो आप फोन करेंगे तो अच्छा अच्छा तो ठीक, अरे यार एक कॉल आ रहा है, जरा थोड़ा अभी 5 मिनट बात करता हूँ। ऐसे करके वो बार बार बदलते रहते हैं, दोस्त भी बदलते हैं उनके, बाकी चीजें भी बदलते रहते हैं। आंखें उनकी, क्योंकि उनको पहचान नहीं पा रहे हैं सामने वाले को, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। हेलो, अपन 4 दिन पहले फला ट्रेन पे मिले थे, सुबह बातचीत कर रहे थे, अपन ने चाय भी पी थी, नाश्ता भी किया था, खाए पिए थे, घूमे फिरे थे। तो नई जगह घूमना उनको पसंद है, और नजर इधर उधर उनकी घूमती रहती है, अस्थिर रहती है। जैसे हवा अस्थिर है, वैसे उनकी नजर भी अस्थिर है। कुछ लोग उनको अजितेंद्रिय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों पे उनका बस चलता नहीं है। जहाँ देखा अच्छा या तक, आज तो बड़ा जोरदार पानी पता से की खुशबू आ रही कहीं ना सर आपकी आवाज बंद हो गई।
पढ़ने लिखने में ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे 1 वीक सीरीज ढूंढते हुए, किसी तरह से पास हो जाए, बस नंबर आ जाने चाहिए शॉर्टकट में। सब काम शॉर्टकट में ढूंढते हैं ना, लॉन्ग कट की बात करना नहीं चाहते। तो इस टाइप के लोग नहीं वो आपके। नहीं जब तक श्योर नहीं होता तब तक दे सकते हैं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हो गया। अभी जा रहे हैं। हाँ, और कितने लोग हैं? पता नहीं, अभी तो नहीं गए। गाड़ी अंदर आपका हो गया? नहीं अभी तो। गाड़ी अंदर जाएगा तो। चलिए, वार्तालाप समाप्त हो गया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार थोड़ा सा समय ऑडिबल होना। हाँ, बीच हाँ में जी सर। कभी बंद हो गई, दादा अभी आ रही है। एक 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 डिस्टरबेंस हो जाता बीच में, मैं इसको ये कर देता हूँ, म्यूट ऑल कर देता हूँ, ठीक है? आप एक बार ऑन कर लीजिए, सॉरी, फिर आप ऑन ऑन करिएगा तब हो जाएगा। 1 मिनट है, ये बार बार बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। 1 मिनट है। अभी आ रही है मेरी आवाज, तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी, अभी आ रही है। 1 मिनट दादा, 1 मिनट, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, फिर आप करिए। हाँ दादा, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। अब स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। हम चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखें स्थिर रहती हैं, अजितेंद्रीय रहते हैं। कुछ लोग उनको कामचोर भी समझते हैं, इसलिए यहाँ पे कामचोर लिख दिया गया है। कामचोर एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनकी आदत में ही नहीं है कि वो एक जगह पर स्थिर रहे। क्या हुआ, आवाज चला गया? अनम्यूट कीजिए दादा। क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपके आपने गलती से म्यूट कर दिया था क्या, या फोन आ गया था? फोन आ गया था। हाँ, तो फिर फोन आप रिसीव करेंगे तो वो ये हो जाएगा, फिर दोबारा हमको कमांड देना पड़ेगा आपको बार बार। मैं एक काम करता हूँ, आपको होस्ट बना देता हूँ। क्रॉस कर दिया मैंने।
अभी क्या पोजीशन है, मेरे को वापस वो बैक में जाके देखना पड़ता है। स्क्रीन पे जो शेयर है उसको हटाना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा मुझे। मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, अभी ऑन है मेरा, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है मुझे। बाकी लोग आ रही है? बाकी लोग बोल नहीं सकते, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। नहीं, मुझे आ रहा है। चलिए ठीक है। ठीक। बाकी अगर वॉइस की नहीं आ रहा हो तो एक बार मैसेज कीजिए। हाँ, आ रही है, ठीक है, मैसेज आ गया। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए स्टार्ट कीजिए दादा, प्लीज। ओके। तो हम बात के गुणों की चर्चा कर रहे थे। शरीर में वाताज गुण होने के कारण मानसिक लक्षण किस प्रकार के होंगे, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अजितेंद्रिय कामचोर जिसको बोल सकते हैं, शॉर्टकट में यकीन रखने वाला होता है, जुगाड़ू है। ऐसा व्यक्ति एक फायदा भी है तो नुकसान भी है। मतलब प्रकृति ने सब गुजारे के लिए सारे साधन हर व्यक्ति को दिए हैं, अच्छाई बुराई सब कुछ दिया है दुनिया में। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जुगाड़ू ज्यादा होते हैं। आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों से जाके आप मिलोगे तो आप कोई ना कोई समाधान जो सुझाएगा वो एकदम सटीक होगा, सही होगा। चाहे वो खुद खरा नहीं उतरेगा समाधान पर वो आपको तो उस भ्रम जाल से निकाल ही लेगा। तो आपको कोई डिसीजन क्लियर नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों से ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज लोग होते हैं। ये एक विषय में कायम नहीं रहते। आज गणित पढ़ने लग गए तो कल साइंस पढ़ने लग जाएंगे, आज आयुर्वेद सीख रहे हैं कल संगीत सीखने लग जाएंगे, कल परसों ज्योतिष सीखने लग जाएंगे, कुछ और सीखने लग जाएंगे। अब 2-2 4-4 महीना सब चीज थोड़ा थोड़ा जानकारी उनको रहती है। तो हर विषय के थोड़े थोड़े जानकार तो रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल आपको लोग मिलेंगे। तो ये मानसिक गुण है उनके इस टाइप के। तो मल्टी टैलेंटेड में उनको बोल सकते हैं, और जल्दबाज ज्यादा होते हैं। हर डिसीजन उनके बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। बातचीत करेंगे तो भी जल्दी जल्दी करेंगे, और मल्टीपर्पज डिसीजन लेने के लिए माहिर होंगे। एक साथ काम करने वाले ज्यादा व्यक्ति, मतलब एक ही टाइम में कई कई काम वो एक साथ कर लेते हैं। आपसे भी बात कर लेंगे, किसी दूसरे से भी कॉल पे बात कर लेंगे, चौथे से कर लेंगे, पांचवे से कर लेंगे, घर में भी जो चल रहा है वो भी कर लेंगे। जैसे मल्टीटास्किंग गुण वाले होते हैं, क्योंकि दिमाग में वात की प्रधानता रहती है, और वात बहुत जल्दी नए नए विचार देता है, नए नए सुझाव दे देता है, बहुत तीव्र गति से काम करता है। इस कारण से ये सब वो चीजें कर पाते हैं, लेकिन स्थायित्व उनका किसी एक विषय में नहीं होता। कई बार देखा होगा आपने कि तुम कोई 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 11th में नया सब्जेक्ट लिया है, 1 साल पढ़ने के बाद में सब्जेक्ट भी बदल लेता है। या 11th-12th में कोई नया सब्जेक्ट साइंस लिया था, दूसरे दिन अगले फर्स्ट ईयर में कुछ और आर्ट्स लेके पढ़ने लग जाता है। अगले बार में 1 साल का ड्रॉप करके वो हो सकता है वो कॉमर्स लेके पढ़ने लग जाए। इस टाइप के लोग भी आपको मिल सकते हैं, यानी उनकी एक जगह स्थायित्व नहीं है। मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी वो स्टेबल नहीं होते, जल्दबाज होते हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, ऑल इन वन बट मास्टर नन। मतलब मास्टरी किसी में भी नहीं, ऑल इन वन तो नहीं है, मतलब मास्टरी भी उनकी किसी में नहीं, ऑल इन वन है भले सब में थोड़ा थोड़ा उनका ज्ञान तो है। तो ये वाली कहावतें उनके लिए सटीक उतरती हैं। हमेशा उनको हार्ट बीट देखेंगे, उनका नब्ज पकड़ के टटोल के देखेंगे तो बहुत तेज तेज चल रहा होगा, हार्ट बीट भी बढ़ी रहती है।
आपने जोर से उनके धमका दिया, जोर से बोल दिया, बस इतने में उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पैर कांपने लग जाते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं, जल्दी से डर जाते हैं, भ्रम जल्दी होता है। वात के बढ़ जाने पर भी गुण होगा यही, और वात प्रकृति का व्यक्ति होगा उसमें तो हर हमेशा रहेगा, लेकिन अचानक से किसी में वात बढ़ जाएगा तो ये सारे गुण देखने को मिल सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को वात जैसे ही बढ़ेगा शरीर में, या वात की अवस्था यानी बच्चा है तो कफ की अवस्था में, बीच की जो अवस्था है वो पित्त की अवस्था मानी जाती है, और आखिरी अवस्था यानी जिसमें हम लोग आते हैं वो सब वात की अवस्था है। तो वात की अवस्था में वात बढ़ता ही है, उसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज का विषय लोगों में पाया जाता है। तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, अक्सर का थोड़ा सा कुछ गलत चीज सुन ली, सदमा बर्दाश्त नहीं होता है ऐसे लोगों, वात वालों को। तो सदमा के लिए बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव लोग हैं। तो इस तरह के गुण हैं। ईर्ष्यालु भी हैं थोड़े बहुत। आपके पड़ोसी ने BMW ले ली तो अगला ये नहीं सोचेगा, हाँ तीनों में डिफरेंस करना हो, वात पित्त और कफ में, तो पित्त वाला तो सोचेगा चलो ठीक है यार बधाई हो, आपको आगे से आकर के बधाई दे देगा। वात वाला जो बधाई देगा उसकी बधाई देने का तरीका कुछ अलग होगा। अब वो पड़ोसी हैं तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना, बधाई का। किसी ने गणेश जी के मंदिर जाकर के आज आप BMW का लेके आए हैं, तो गणेश जी के मंदिर जाके आए हैं, गाड़ी को ले जा करके आए हैं, आज हाजिरी दे के आए, तो फिर आपको वो लड्डू बांट रहा है, प्रसाद बांट रहा है, अच्छा BMW ले ली। अरे कल तक तो यार घर में खाने को रोटियां नहीं थी और आप BMW। ओके ओके डोंट वरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे तो करता रहेगा, अंदर से जलस ही रहेगी, ईर्ष्यालुपन चाहता रहेगा। यानी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग खींचने का गुण उसमें भी मौजूद मिलेगा आपको। कोशिश कर सकता है वो टांग खींचने की, है ना। वो होता नहीं है, वो एक अलग बात है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति में अब ये गुण देखना है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से देखना है, कंपेरेटिव स्टडी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कंपेरेटिव स्टडी में देखेंगे ऐसा व्यक्ति आपको पित्त प्रकृति का जो मिलेगा वो आपको हेल्पफुल नजरिए से बोल सकता है, बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो आपको, है ना। कफ वाला बोलेगा हरी कृपा है, बहुत अच्छा है, हरी कृपा और बनाए रखे, है? वो थोड़ा सा जो करता है ईश्वर करता है, जो करेगा ईश्वर करेगा, इस टाइप के व्यक्ति रहते हैं ना कफ वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमारा अपना ही भूतकाल मुझे याद आता है। तो हम बचपन में घर के अंदर माहौल भी था, तो कब प्रधानता रहती थी शरीर में, तो जरूरत से ज्यादा कुछ व्रत करना, त्योहार पे अटेंड करना, संतों की सोसाइटी में जाना, उनके आशीर्वाद ग्रहण करना। हारमोनियम बजाते थे बचपन से ही, हारमोनियम तबला ढोलक सब घर में ही सीखने को मिला। दादी जी उस जमाने में सबसे पढ़ी लिखी महिला होती थी इंग्लिश लिटरेचर और संगीत की, तो वो सारे गुण हमें घर के अंदर मिले। देव कॉलेज अजमेर के अंदर लेक्चरर भी थी, तो उनका सोमवार को किसी मंदिर पे होता था प्रोग्राम, मंगलवार को किसी मंदिर पे, बुधवार को किसी मंदिर पे, तो हम लोग जाते थे उनके साथ। तो आजू बाजू की आंटियां उठा के ले जाती थी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की कंधे पे धर के, फिर जब बड़े हो गए तो उंगली पकड़ के, और बड़े हुए तो भाभियां ले जाने लगी। तो इस तरह से जीवन चलता रहा, लेकिन गाना बजाना छूटा नहीं, भक्ति भाव चलता रहा। आज भी हम हारमोनियम उठा करके किसी भी कार्य का शुभारंभ उसी से करते हैं। ये प्रकृति का असर है और सोसाइटी का, संगत का भी असर देखने को मिलेगा। इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे कफ वाले,
जो अच्छा है, मतलब लोगों के भलाई के लिए हमेशा सोचना होगा कि कब प्रकृति के लोग आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वात वाले भी सोचते हैं, दोनों तीनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पित्त का गुण आ जाएगा, तो वो ये चाहेगा कि जो, अब जैसे जैन मंदिर में अपन देखते हैं या मंदिरों में देखते हैं ना, पंखा दान कर दिया किसी ने, तो पित्त प्रकृति वाला ऐसे दिखाएगा, जैसे मतलब पित्त प्रकृति वाला तो ये कह देगा हाँ ठीक है हमारी तरफ से ये हो गया है। आप हाथ जोड़ करके कुछ भी डोनेशन ले सकते हैं, आप दान कार्य, किसी की हेल्प के लिए मदद ले सकते हैं हाथ जोड़ करके, है ना। वात प्रकृति वाला पंखा ऑन ऑफ करके दिखाएगा, देखो मेरी मेरी माता जी की याद में मैंने पंखा लगाया, ये वात प्रकृति वाला डोनेशन करेगा तो ये होगा। कफ वाला उधर देखने भी नहीं जाएगा, करके भूल जाएगा, करके जताता नहीं है, वो किसी के लिए कुछ करेगा जताएगा नहीं। वाद वाला दिखाएगा जरूर, आप ये आप कंपेरेटिव स्टडी आप करेंगे तो ये चीजें समझ में आती है। बीच बीच में अपन कंपेरेटिव स्टडी को लेते रहेंगे ताकि ये चीजें क्लियर होती रहे, खाली गुणों को ही याद करते रहें, रटना नहीं है, समझना है, आयुर्वेद को समझना है, जानना जरूरी है, ये जीवन है पूरा हमारा, वृतांत है। तो जितना समझेंगे, कोई भी विषय को समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, चाहे वो इतिहास हो, चाहे गणित हो, या कोई और विषय, चाहे कॉमर्स हो, भौतिक साइंस हो, उनके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको सीखने के लिए आपको समझना जरूरी है ये है क्या। रटने से कभी भी चीजें नहीं हाथ लगती, या पढ़ने से भी नहीं लगती। कुछ चीजें सुनने से, सीखने से, प्रैक्टिकल में जितना अनुभव मिलता है थ्योरी में नहीं मिलता। कोई बताए तो ज्यादा अच्छा मिलता है, और लाइव जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं तो उसमें और ज्यादा अनुभव मिलते हैं। तो ये हमने अभी, और ये हम देखते हैं वात के बिगड़ने से, यानी इम्बैलेंस होने से, या वात की वृद्धि से, या विकृति होने से। ये विकृति का पैरामीटर क्या होगा, इसको हम अभी अगले अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, राइट। वो थोड़ा आगे का विषय। तो ये सभी प्रकार के वात बिगड़ने वाले बॉडी के अंदर जितने भी लक्षण देखने को मिलेंगे, तो क्या होगा, सभी प्रकार के दर्द, दर्द कहीं भी आएगा, जहां दर्द आएगा समझ जाओ वात। यानी शरीर के अंदर 100 से ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा 80 से 100 के आसपास बीमारियां जो हैं, और शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, ज्यादातर बीमारियां, सारी बीमारियां तो नहीं कह सकते, ज्यादातर बीमारियां वात से ही होती हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी देखता है। वात के स्थान कहाँ कहाँ हैं ये सब भी हम चर्चा करेंगे, सारे देखेंगे। तो ये हड्डियों का दुश्मन है वात, तो हड्डियों से जुड़े हुए सारे रोग आपको देखने को मिलेंगे। नाभि के नीचे पंजों तक के जितने के तमाम रोग हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा फिस्टूला, स्टूला, ये पाइल्स वाइल्स, तो पेट के नीचे पेट फूलना है, गोल्म वगैरह जिसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, इसमें और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। उसमें कई बार पित्त का भी समावेश होता है, कई बार कफ का भी समावेश होता है, लेकिन मुख्यतः प्रधानता देखने को मिलेगी तो वो वात में मिलेगी। यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह जितने भी हैं, नाभि के नीचे के रोग हैं ना, ये सारे तो आपको देखने को मिलेंगे। श्वास से जुड़ी, श्वास नली में रोग, ये भी एयर से जुड़ा हुआ रोग है, तो ये आपको वात। साइटिका का दर्द, दर्द कोई भी है, सारे आ गए, साइटिका हो चाहे कोई भी। मस्तिष्क से, ब्रेन से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, ये सब के सब मानसिक रोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि वात का मानसिकता पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो मानसिक रोग जितने भी हैं, ये सब वात से जुड़कर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो वात रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अभी हम और समझेंगे। हमारे शरीर के अंदर 13-14 वेग हैं। तो महर्षि वाग्भट अपने अष्टांग हृदय में लिखते हैं
3 वेगों को यदि रोकते हैं तो कौन कौन से रोग आएंगे, इसकी भी हम चर्चा इसी आयुर्वेद के सेशन में करने वाले हैं, मतलब इन फ्यूचर। तो अधारणीय वेग जैसे छींक है, पट्टी का रोकना है, सूसू का रोकना है, जो मतलब आसान शब्दों में हम बोलचाल करें। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज हो जाएगी। चीखना, थूकना, खांसना, है ना, ये सब के सब ये वेग हैं प्राकृतिक। इस पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। किसी का छींक पर नियंत्रण है? नहीं साहब, आएगी तो आएगी। खांसी आएगी, आएगी बिल्कुल, आप दबाओगे तो वो खतरनाक है। उल्टी आना, उल्टी आएगी तो आएगी। कई बार तो उल्टी के स्थान तक भी बंदा नहीं पहुंच पाता, वहीं हो जाता है ना। ये आती है, उसको रोक नहीं सकते। तो जितने भी आवेग जितने भी शरीर में बनते हैं, उनको यदि रोक दिया तो आपको रोग बड़े से बड़े आएंगे। और कौन से बड़े रोग आएंगे इसकी भी चर्चा हम इन फ्यूचर करेंगे। जैसे मेंसेस पीरियड को रोकना, कुछ लोग तो ये सोचते हैं अभी हम धार्मिक कार्य से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद में अभी तो गोली ले लेते हैं, आगे बढ़ जाएगा टाइम। गलत तरीका है। यूरिन को भी रोकना भी ठीक नहीं है, पॉटी को रोकना ठीक नहीं है। इसके अलावा भी जो भी जरूरत से ज्यादा शरीर के अंदर, शरीर के जितने भी अंगों से काम ले रहे हैं, ये आयुर्वेद का सूत्र है, प्रमुख सूत्र है, इसको आप नोट करके रखिएगा, जीवन भर काम आने वाला। यानी शरीर के अंगों की क्षमता से ज्यादा यदि कभी भी काम लिया जाएगा तो उस अंग में वात की वृद्धि हो जाएगी। उस अंग के अंदर श्रिंकनेस दिखेगी, सुकड़ना अंग का। कई लोग बोलते हैं किडनी श्रिंक हो गई, कुछ लोग बोलते हैं क्या श्रिंक हो गया है। तो श्रिंकनेस जितनी भी है सब उसमें दिखे। तो प्राकृतिक आवेगों को रोकना, आवेग क्या क्या हैं वो सब हम बाद में देखेंगे। देर रात तक जगना, जो रात को देर से सोते हैं 10 बजे 11 बजे के बाद में, समझ जाइए इनका वात खराब होना पक्का है। तो बेहतर है कि आपके यदि कोई वात के रोग चल रहे हैं, जिनके पथरी वथरी आ रखी है, तो ऐसे लोग जो रात को जगेंगे और दिन में सोएंगे, फिर तो उनका ऑपरेशन क्या कुछ भी करा लो, फिर दोबारा आती रहेगी जाती रहेगी, आप निकालते रहो, काटते रहो, पीटते रहो, यही करते रहो। ये जिंदगी भर का क्रम शुरू हो जाएगा, तो वो बंद होने वाला नहीं। इसको क्रम को रोकना है तो आपको सिस्टम को ठीक करना होगा, नियमित करना होगा। ये हम चर्चा कर चुके हैं अभी। शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने वाले लंबी यात्राएं जो करते हैं, ये भी एक तरह का शारीरिक श्रम ही हुआ, है ना। आप बैठे हैं, जरूर से ज्यादा देर तक बैठे, लंबी यात्रा कर रहे हैं, अब आपसे बैठा भी नहीं जा रहा ठीक से, टेढ़े बांके जैसे तैसे हाथ पैर सकोड़ करके अपनी बस की सीट पर, ट्रेन की सीट पर, प्लेन की सीट पर, जहां कहीं बैठे, जहां तहां बैठे। इसमें जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है मैं उनको बता दूं कि पृथ्वी का जो बल होता है वो काम करता है लंबी यात्राओं को करने में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी गाड़ी बनाई नहीं। पहिया तो बनाया, बैलगाड़ी बनाई, लेकिन वो कहते हैं कि धरती के घूर्णन गति से, धरती जो घूमती है अपनी सतह पर घूमती है, विज्ञान भी बोलता है, हमारे शास्त्र भी बोलते आए। तो इसकी जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति से तीव्र गति पर कोई भी चीज इस पर होगी तो वो केवल विकृति ही पैदा करेगी, चाहे वो शरीर हो, और वो ज्यादा लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह पाएगी। ये सूत्र है, ये फिजिक्स का सूत्र मान लीजिए। तो परमानेंट, आप जैसे मोटर्स बनाते हैं तो मोटर खराब होती है, एरोप्लेन बनाते हैं खराब हो जाते हैं, बैलगाड़ी खराब होती है? नहीं होती, कुछ नहीं बिगड़ता सालों साल। बैलगाड़ी हमारे दादा पुरखों ने बनाई होगी और उनके पोता पोती पड़पोता तक इस्तेमाल कर लेते हैं, बैलगाड़ी का कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ, लकड़ी के थोड़े बहुत कुछ पार्ट गल गए होंगे तो एक अलग बात है। बाकी मैंने अपने घर में अपने नाना के यहाँ पर देखी थी, वो बैलगाड़ी अभी तक सुरक्षित रखी हुई है।
हमारे मामा लोग उनको निशानी के तौर पर रखते हैं, अपने बुजुर्गों की निशानी है। होली दिवाली वार त्योहार पूजन भी करते हैं, तो गुरुजनों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान करके उसमें करते हैं, पितृ देवता विनमय ऐसा करके चलता रहता है। ये जानकारियां मुझे इसलिए भी है कि बचपन से परिवार में मुझे ज्योतिष और संगीत मिला, तो ज्योतिष आचार्य और संगीत आचार्य के तौर पे भी मैं समाज में सेवाएं दी हैं। तो लंबी यात्राएं सारी इसमें आ जाएंगी। अति तनाव जब भी लेंगे आप तो आपको दिक्कत करेगा। अत्यधिक उपवास करेंगे ना, तब भी आपको ये आपका वात की वृद्धि होगी। राइट, उपवास करने से भी वृद्धि होती है वात की। तो ये हमने देखा, वात की वृद्धि के कारण समझ लिए, और वात के इम्बैलेंस होने से होने वाले रोगों पर चर्चा की। ठीक है, कुछ स्किन डिजीज के बारे में मैं बता देता हूँ। वात यदि बढ़ेगा, स्किन डिजीज से जुड़े हुए महिलाओं को देखने को मिलता है, वो परेशान होती रहती हैं कांच के सामने कि हमारे ये डार्क सर्किल कहाँ से आ गए हैं। ये सब वात वृद्धि के कारण है। आप रात को देरी से जग रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन जितना भी आएगा, ये सब वात की वृद्धि से आएगा। वात की वृद्धि से और भी आएगा, छोटे छोटे फुंसियां वगैरह हो गए गलती से, तो वो क्या करेंगे, वो सूख के ड्राई होंगे, ड्राई होकर के काले काले स्नान, वहां पर काले काले साइन छोड़ जाते हैं, अपने निशान छोड़ जाते हैं। कई बार कहीं खुजली उजली हो गई, आपने खुजाया तो वहां पर ब्लैक हेड्स होने लग जाते हैं। बॉडी के अंदर ब्लैक हेड्स जितने भी आएंगे वो सब वात की वजह से। तो वात का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ब्लैक हेड्स से बचे रहेंगे। पित्त में भी अभी कंपेरेटिव स्टडी बीमारियों पर मैं करता रहूंगा, बताता रहूंगा आपको कि पित्त में कैसी स्किन डिजीज आएगी, वात में कैसी आएगी, और कफ में कैसे। स्किन डिजीज तीनों में कुष्ठ रोग बोला गया है। तो कुष्ठ का मतलब वो कोड ही नहीं होता। आयुर्वेद में कुष्ठ का मतलब 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। और वो क्यों आते हैं, इनका भी हम चर्चा करेंगे आगे अध्यायों में। पूर्व जन्मों के पाप की भी वर्णन यहाँ पर मिलता है आयुर्वेद में, है पूर्व जन्मों के पाप। आयुर्वेद में भूत चिकित्सा भी देखने को मिलती है आपको। भूत चिकित्सा मतलब वो उल्टे पैर वाला जो फिल्मों के दृष्टिकोण से होता है, फिल्मों में जो दिखता है ना उल्टे पैर, वो नहीं है। जिसने फिल्में नहीं देखी होंगी उल्टे पैर वाली, उनको पता भी नहीं होगा कि उल्टे पैर वाला वो भी कुछ होता है? तो ये सब लोगों को एक डरावना सीन दिखा दिया, जानी दुश्मन जैसी पिक्चर दिखा दी लोगों को। ये सब होता नहीं है। भूत चिकित्सा का मतलब ऐसा होता है जो आपको फील तो होता है लेकिन दिखता नहीं है। रोग जो है आपको फील होता है, ऐसे भूत चिकित्सा, यानी आपको फीलिंग नहीं हो। मतलब अभी आप टेस्ट कराएंगे, कुछ पैरामीटर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं, लेकिन जो दिखते ही नहीं है फिर भी परेशान है लोग। कुछ लोग आते हैं, सारे टेस्ट करा ली, सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये परेशानी जा नहीं रही। ये परेशानी कहाँ से आई, पता नहीं क्या हुआ, उसका एहसास नहीं होता। ये सब भूत चिकित्सा के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो भूत चिकित्सा वात का ही पार्ट है। गांव में आपने कहते सुना होगा लोगों को कि बाय लग गया, हवा लग गई, ऊपरी हवा लग गई है। हवा क्या है, तो ये बात ही है, राइट। ऐसा कुछ उल्टा वाला जो है आप सपने में देखने का प्रयास में करें। चर्चा करेंगे वात चिकित्सा, मतलब वात प्रधानता जब हो जाए, यानी वात की प्रधानता अपन तय हो गई कि हमारे में वात की प्रधानता पाई जा रही शरीर में, तो उनके लिए आहार क्या क्या होना चाहिए। वात को कम कर सके ऐसा क्या आहार हो सकता है, वात को बैलेंस कर सके ऐसा क्या आहार होता है। हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मन ही नहीं लग रहा, ये भी वात वृद्धि का साइन है।
तो वात को कौन ठीक कर सकता है? नमकीन चीजें और मीठे चीजें और खट्टे से संतुलित किया जा सकता है, राइट। एक तो नमक से, एक मीठे से और खट्टे से संतुलित किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है सम रहिए, समान रहिए, किसी चीज को बढ़ना और घटना रोग की निशानी। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है तो वो जरूरी है शरीर को चलाने के लिए। यूरिक एसिड बढ़ गया, घट गया तो भी बीमारियां आएंगी। सारी चीजें चाहे पैरामीटर कोई भी हो, बढ़ गया और घट गया तो परेशानी आएगी, और सम है, समान है तो कोई परेशानी आपको नहीं सता सकती। आयुर्वेद कहता है मध्यम रहो, न तो किसी चीज को बढ़ने दो न घटने दो। इसलिए कफ पित्त वात की चर्चा करते हैं और 5 तत्वों की चर्चा करते हैं जो सृष्टि में सनातन रूप से विद्यमान है। सनातन यानी समाप्त न होने वाला। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, ये शाश्वत सत्य है, लेकिन ये 5 तत्व हमेशा रहेंगे। तो कौन कौन से संतुलित कर सकते हैं? वात को नमक, मीठे और खट्टे संतुलित कर सकते हैं। चिकना युक्त भोजन, है ना। वात का दुश्मन क्या है? वात में क्या गुण है? ड्राइनेस है। चिकना हो जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा? वात को कम कर देगा, सूखापन खत्म हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और वहां पर ग्लेसिनेस आ जाएगी, राइट। वेरी सिंपल। हाँ, अब जो खट्टे से भी संतुलित होता है, तो खट्टा में जब जोड़ों में दर्द होगा तो खट्टा डॉक्टर मना कर देते हैं, नहीं खट्टा मत खाओ, सूजन हो जाती है। बिल्कुल होती साहब। कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी खट्टा खाने से बढ़ जाएगा। खट्टे में जो आंवला है इसको आयुर्वेद में खट्टा नहीं माना है। 7 नींबू के बराबर इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। 7 नींबू की जो ताकत है वो अकेले एक आंवले में। बात सोच लीजिए कितना पावरफुल आंवला है। तभी कुछ लोग बोल रहे हैं 250 रुपए किलो हो गया, 300 रुपए किलो नींबू हो गया। नो टेंशन, अपने घर में आंवला ला के रखो और 12 महीने सर्वत्र उपलब्ध है। इसका चूर्ण करके बड़े मजे से सब्जी में डालो, एंजॉय करो, कहीं नुकसान नहीं होना, फायदा ही फायदा है। इसलिए आंवले को कभी नहीं छोड़ना, चलते रहने। इसके बाद में नमकीन पदार्थों को, नमकीन चीजों को खा सकते हैं। नमकीन का मतलब वो सेव बना के नहीं, नमक वाली चीजें जो इसमें नमक डाला हो, ऐसी चीजें। नमक जो साइंस के विद्यार्थी हो NaCl का मतलब समझते हैं। नमक क्या करता है? पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। तो पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो पानी की कमी खत्म हो जाएगी, तो बॉडी में जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। तो जिस स्थान में ड्राइनेस है वहां वात की चिकित्सा के लिए महर्षि आयुर्वेद में जगह जगह पर वृत्तांत बताते हैं और वो कहते हैं कि वात की चिकित्सा के लिए समुद्र स्नान करो। तो समुद्र स्नान में क्या भाई, नमक है ना, वो खारा है, नमकीन है? तो समुद्र स्नान क्या मतलब? सब लोग यहाँ से दिल्ली में रहने वाला आदमी चला जाएगा मद्रास या मुंबई चला जाए, है? ये तो संभव नहीं है। रोज रोज सुबह उठे यहाँ से फ्लाइट में बैठे और वहां जाकर के समुद्र स्नान करके घर आ जाए, संभव है? नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या करो? नमक खाना नहीं है, समुद्र स्नान करो, ऐसा आयुर्वेद में बताते हैं। तो खाना नहीं है, ऊपर से लगाना है, तो क्या करो? नमक है ना आपके पास घर में, तो जब आप नहा धो लेते हैं आराम से, बाल्टी में 2-3 मग्गों में अच्छे से नमक डाल लो और उस नमक के पानी से ऊपर शरीर पर डाल लो, उसको रब करके बॉडी में रमा लो, मसाज कर लो उसकी। अब हो गया काम, ये हो गया समुद्र स्नान। आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा। हाँ, लो है तो ऐसा मत करना भाई, लो है तो फिर खाना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, हर कोई कर सकता है।
दूध से बने पदार्थ में ये भी दूध वाला भी क्या है, इसमें भी चिकनाई है, ये कफ को बढ़ाने वाली चीज है। गुड़, गुड़ भी क्या है, स्निग्धता है, चिकना है। आप देखेंगे गुड़ में लेस पाई जाती है, चिपचिपापन है? घी है, घी में भी चिकनाई है, मुनक्का भी चिकना होता है। ये सारे इस टाइप की जो चीजें आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताई, ली जा सकती है। आहार के दृष्टिकोण से अपन देखें ना, वात प्रधानता के लिए आहार क्या हो सकता है खाने के लिए, तो क्रीमी दूध, मक्खन, इस टाइप की चीजें हम ले सकते हैं। वात बढ़ गया है, वात में क्या है, ड्राइनेस है, तो उसका विपरीत गुण वाली चीजें देना शुरू कर दो। वेरी सिंपल, सारी चीजें ठीक हो जाने लगेंगी। है, इसके लिए कोई पॉकेट साइंस तो है नहीं। वही वात का गुण क्या है, शीतल है, ठंडा है, तो गर्म चीजें खाओ, गर्म दूध पियो, गर्म सूप पियो सब्जियों का, है ना, तो वात में आराम मिलेगा। गर्म पानी का पैरों में सेक करो, बड़ा आनंद आएगा। ब्लड प्रेशर है तो काफ मसल्स तक पानी भर लो बाल्टी के अंदर और जबरदस्त गर्म कर लो, उसके अंदर नमक डाल करके सेक करो पैरों का, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। बुखार है तो उतर जाएगा। और भी क्या क्या समस्याएं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, जापानी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जर्मन के लोग भी कर रहे हैं। वो लोग आयुर्वेद के एक एक नियमों को पालन कर रहे हैं, खरबों रुपया खर्च कर चुके हैं इसके ऊपर पिछले 40-50 सालों में रिसर्च कर कर। क्या होता है, क्या बिल्कुल होता है, तो उन्होंने इसको अपना लिया। और वो हाइड्रोथेरेपी के नाम से विदेशों में से जा करके ये हमारे घरों में पहले ही हुआ करती थी। हम तो भूल भाल गए अपनी चीजों को, हमने तो गोली खाना सीख लिया और गोली देना सीख लिया। अब ये विदेशी लोग जो हैं हमारी चीजों को अपना करके हमारे योग को उन्होंने योगा बना दिया, उस पर पेटेंट ले लिए, नीम हल्दी पे भी पेटेंट ले लिए। जब हम आजाद नहीं हुए थे तभी अमेरिका ने ले लिए थे। वो गलती ये हो गई कि हम लोगों ने केस कर दिया इनको इंटरनेशनल कोर्ट में, हम जीत गए, तब वो पेटेंट हमारे पास आएंगे। अब वो आएंगे, अभी है नहीं, है ना, नीम हल्दी के, क्योंकि हमने बताया आयुर्वेद इतने साल पुराना है और हम तो इतने साल से इन चीजों को, नीम हल्दी को जब तुम लोग जानते नहीं थे तब से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो कोर्ट के सामने, इंटरनेशनल कोर्ट के सामने प्रमाण रखोगे तो जीतोगे। प्रमाण की आवश्यकता है। तो ऐसे कई युद्ध आपको लड़ने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के, जिनमें से कई पेटेंट जो लिए हुए हैं करक्यूमिन के ऊपर, जिसको कैंसर की दवा बोलते हैं वो लोग, जो हल्दी के अंदर पाया जाता है, और भी कई चीजों में पाया जाता है, सबका पेटेंट लेके बैठे हुए हैं। और उसी का 4,500-5,000 का एक इंजेक्शन बन के हमारे पास आ जाता है। बड़ी छोटी सी चीजें हमारे घरों में मिल जाती है हल्दी, क्या टेंशन है उसमें, है? इसके लिए अपन 5,000 रुपये थोड़ी खर्च करेंगे। अब सोचने का विषय, तो इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका सत्व बना सकते हैं, और भी चीजें बना सकते हैं। उपयोग करने वाला होना चाहिए। घरों में हम उपयोग कर ही रहे, सालों से कर। चाय है, अदरक भी स्निग्ध चिकनी है। आप कुछ लोग बोलते हैं अदरक गर्म है, दिक्कत हो जाएगी, नाक में से खून आ जाएगा। हर प्रकृति के व्यक्ति को अदरक की चाय पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाय बात को कंट्रोल करती है लेकिन पित्त को बढ़ाती है। जिनको एसिडिटी है वो दूर रहे भाई। कफ को कम कर सकती है और वात के लिए तो अच्छा है। वात और कफ वालों के लिए चाय बहुत बढ़िया है। इनको पित्त की वृद्धि रहती है, वो लोग इससे दूरी बना के रखें। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, एडिनो ग्लैंड को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती है। अन्य वो भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे कंटेंट्स हैं। तो चाय का विषय नहीं तो मैं चाय के ऊपर चर्चा भी करता हूँ। बड़ी इलायची ये भी चिकनी है, आप मुंह में रखते हैं उसमें से आपको चिकनाहट का एहसास होने लगता है। इससे इलायची का कुछ लोग तेल भी बनाते हैं। सौंफ भी है, सौंफ में भी थोड़ा सा स्निग्धता। दालचीनी भी स्निग्ध है। तो दालचीनी है, गिलोय है, ये सब जो चीजें बीपी को लो कर सकती है, शुगर को लो कर सकती है। तो ऐसे लोग दूर रहें जिनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है। अपने डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह लेकर के करें, जब तक आपको ये सारी चीजों की आदत या अभ्यस्तता नहीं आ जाती। तो ऐसे प्रयोग तभी करना चाहिए जब हम अभ्यस्त हो जाए। तो गर्म प्रकृति के अनाज, गेहूं भी तासीर में गर्म है,
हम खा सकते हैं, ले सकते हैं। गेहूं की बनी हुई चीजें ले सकते हैं। वात प्रधानता को ये कम करता है, क्योंकि गेहूं में जरूरत से ज्यादा स्टार्च भी अवेलेबल है, बहुत सारा शुगर भी अवेलेबल है। इसलिए कुछ लोगों को डायबिटीज भी हो रहा है आजकल के मॉडिफाइड गेहूं आ गए हैं, तो सब खा पी के दिक्कत हो रही है। सोते समय गर्म दूध का प्रयोग हमारे यहाँ हर चौराहे पर, हर गली के कॉर्नर पर, नुक्कड़ पर एक बड़ा सा कड़ाव रखा जाता था, लोहे का कड़ाव। उसमें वो करछी डाल करके हिलाता रहता था, उसमें कुछ इलायची इलायची थोड़ा सा मुनक्का डाल करके, और दूध हम खाना खाने के बाद में पीते थे। रात को सोते समय टहलना हो जाता था, घूम आते थे चौराहे तक या गली के नुक्कड़ तक। वो एक परंपरा थी देश के अंदर, हर जगह थी। वो एक पान वाला होता था, पान खा लेते थे खाना खाने के बाद, उसके बाद थोड़ा टहलते थे, टहलने के बाद दूध दूध पी के आ जाते थे, आके सो जाते, थकान उतर जाती थी। ये एक क्रम था हमारे यहाँ, सब खत्म हो गया है। तिल का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल में भी स्निग्धता है, तिल की तासीर लेकिन गर्म है। गर्म होने के बाद में जिनमें स्निग्धता होती है वो ज्यादा परेशान नहीं करते शरीर में, लेकिन पित्त प्रकृति वालों को गर्म चीजों से, यदि आपको स्किन में एलर्जी है, स्किन में कोई छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं और उसमें से पानी निकलता है, उसमें जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, शरीर में कहीं भी जलन होती है, भूल कर भी गर्म चीजों का इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके उल्टे गुण का इस्तेमाल करना है जो हो गया है। बस यही आयुर्वेद है, और हम बचपन से जीते आए हैं। हमारी दादी माँ हम लोगों को, नानी माँ, जो भी हमारी माँ बहनें हमारे को देती आई हैं, घर परिवार के अंदर ये सब होता है। किसी को अब कुछ ज्यादा अंग्रेजी पढ़ गया तो बात अलग है, बाकी तो जनरली ये सारी चीजें हम जी रहे हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको हम जीते आए हैं। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस बड़ा नहीं है। बारिश आ जाती है, बारिश के अंदर हमको सबको चाय पकौड़े अच्छे लगते हैं, ये मौसम का है। वर्षा ऋतु में वात शरीर में बढ़ रहा होता है, उसमें स्निग्धता चाहिए होती है, तो चाय गर्म है, तासीर में अच्छा फायदा कर रही होती है। वात प्रकृति के लिए आहार के दृष्टिकोण से देखें तो हम क्या क्या खा सकते हैं घर में? जीरा, लस्सी, अदरक, नमक का मिश्रण युक्त चीजें ले सकते हैं। लहसुन, लहसुन की तासीर में गर्म स्निग्ध भी है, और ब्लड थिनर भी है, ब्लड को पतला भी करता है। सूप, दवा, ये सब्जियों का सूप ले सकते हैं। घी वाली चीजें, इसमें सूप में घी का तड़का लगा के ले सकते हैं, गाय का। अभी बाजार वाला तो कुछ पता नहीं है ना, किसकी चर्बी है, किसका एसेंस है, कुछ नहीं पता। काला चना, उसमें भी स्निग्धता है ना। तिल, धनिये से बनी कांजी होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। धनिया भी ठंडा है तासीर में, लेकिन ये तासीर में ठंडा होते हुए भी बहुत सारे गर्म वाले काम करता है। कच्चे नारियल का पानी हम यूज कर सकते हैं, वो स्निग्धता देता है बॉडी के अंदर, एकदम से एनर्जी का कारक भी है, क्योंकि मिनरल विटामिन सब कुछ है इसके अंदर। दही, अरंडी का तेल, अरंडी, मूंग, बैंगन, गोक्षुर, गोक्षुर का मतलब गोखरू, राजस्थान में बहुत पैदा होता था। किसी जमाने में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो ये सड़कों के किनारे बेल के रूप में बिखर जाता था, और हम इसे फेंक फेंक के मारते थे, बस्तों पे चिपक जाता था। बड़ा गोखरू, छोटा गोखरू, दो प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। हम इससे खेला करते थे, आजकल दिखता नहीं है, आजकल कीमत से मिलता है बाजार में। जिन चीजों को हम पैर में कभी कुचला करते थे, वो आज पैसों से देखे खरीदनी पड़ रही है। क्या हालत है हमारी। तो नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं, कुछ भी हो, चाहे किडनी विडनी में पथरी वथरी आ गई है, कुछ भी, सबको निकाल के बाहर कर देता है, सब ठीक। यूटीआई वगैरह सब ठीक कर सकता है, इतनी ताकत है ये कांटे के अंदर। तो 5-6 कांटों वाला छोटा गोखरू होता है, वो छोटा गोखरू औषधियों में काम आता है। बड़ा गोखरू जो है, हम लोग बचपन में उसका खेल बना के खेलते थे। पान के पत्ते भी,
पान खाओगे, खाने के बाद में पान के पत्ते तासीर में गर्म होते हैं, मिश्री ठंडी होती है। पिपली भी खाने में यूज कर सकते हैं हम। ये सब क्या है, वात को नाश करने वाले हैं, वात का खत्म करने वाले हैं। औषधियों की चर्चा करते हैं तो शतावरी जो किसी को एसिडिटी हो जाती है तो शतावरी दे सकते हैं। गाय के शतावरी घृत भी आता है, तो गाय का घृत भी शतावरी महिलाओं को दे सकते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनके पास में पूरा नहीं आता है, ऐसी जच्चा को हम दे सकते हैं। जच्चा बच्चा मतलब जच्चा बच्चा दोनों मस्त रहेंगे, शतावर का यूज करें। शारीरिक वृद्धि भी बच्चे की अच्छी होती है, दूध अच्छा उतरता है, बहुत बढ़िया। तो दूध के अंदर शतावरी को उबाल के भी दे सकते हैं, और दूध में उबालने के बाद में इसी के अंदर शतावरी 1 चम्मच डाल करके 1 कटोरा भर के दलिएगा, दे दीजिए ऐसी महिला को जिसको दूध नहीं उतर रहा, बच्चे का दूध भी उतरने लगेगा, फायदा होगा बच्चा भी मस्त, और दोनों बच्चा मस्त। चुकंदर है, चुकंदर का उपयोग कर सकते हैं। गाजर का ऊपरी पोर्शन थोड़ा ठंडा रहता है, अंदर का जो गर्म व्हाइट पोर्शन जो निकलता है अंदर वाला, वो गर्म है तासीर है। हाँ, खाली ऊपरी वाला पोर्शन आप हटा दोगे, प्रकृति ने बैलेंस करके दिया है, सब कुछ सम करके दिया आपको समान। कुछ लोग ऊपर का पोर्शन हटा दें और अंदर का पोर्शन निकाल के खाने लग जाएं, 10-15 दिन में ही नाक से ब्लड चालू हो जाएगा, नक्सीर वगैरह टूट सकती है, इतना खतरनाक गर्म अंदर वाला। इसलिए सर्दियों के मौसम में आता है, तो इसकी गर्मी को दबाने के लिए प्रकृति ने ऊपर वाला पोर्शन दिया है आपको ठंडा, स्निग्ध चिकनापन ऊपर वाला पोर्शन में रहता है, अंदर वाला ठूट रहता है एकदम जड़। ककड़ी भी, इसमें पानी बहुत होता है ना। हरी पत्तियां, फलियों की सब्जियां है ना, सब में लहसुन, प्याज, फली, मूली, शकरकंद, शलगम, ये सब वात रोग में स्वास्थ्यकर है। वात प्रधान प्रकृति को क्या नहीं खाना चाहिए, ये जरा थोड़ा देखना जा विषय है। तो कड़वी चीजों से दूर रहना चाहिए। वात बढ़ जाए, शरीर में दर्द हो रहा हो आपको कहीं भी, नाक से पतला पानी बह रहा हो, अभी आपको जुकाम लगा है तो ये भी वात की निशानी है, गलती से भी कफ की निशानी न माने। और गलती से भी आपको कड़वी चीजें हैं उस समय नहीं खानी जब शरीर से कोई पतला पानी निकल रहा। तीखा भी वात को बढ़ा सकता है, ये सारी चीजें चटपटा बढ़ा सकते हैं। परंतु अंकुरित सब्जियां जो अंकुरित नहीं हुई है और वैसे खा रहे हैं, तो उनका जो वात बढ़ाने वाली सब्जियां भी हैं और वो अंकुरित कर ली जाती है, जैसे कुछ फलियां होती हैं जिसको आप उनके बीजों को आपने अंकुरित कर लिया। मटर को अंकुरित, मटर बहुत भयंकर वात बढ़ाता है। हाँ, जबरदस्त। शरीर में दर्द वर्द हो रहा हो तो मटर की सब्जी खिलाओ और बढ़ता जाएगा, कम होने वाला नहीं। पेट में गैस ज्यादा बनाता है, बहुत ज्यादा आफरा दे देता है। हाँ, मटर को आपने सुखा करके इसको अंकुरित कर लिया तो ये आपको फायदा करने वाला, इसलिए कहा है अंकुरित सब्जियां, बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन, पत्तेदार हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, टमाटर, आलू, मटर, ये सब तेल में पकाने के बाद में स्वीकृत हैं। बाकी तो ये नुकसानदायी है वात वालों के लिए, है ना। तेल में आपने पका लिया, जैसे सरसों का साग तेल में पका लेते हैं, पंजाब के अंदर खाते हैं ना तड़का लगा के, बड़ा सरसों का साग बड़ा पसंद। तो ये सावधानी की चर्चा करें तो वात प्रधान रोगों में लोगों को एक समय पर ज्यादा न खा करके लगभग 4-5 घंटे के गैप से कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वात वालों को या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी या फिर भूख बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपके पास में कोई वात प्रधानी व्यक्ति आ जाए घर पे
तो जरूर आपके रिश्तेदारों में जरूर जाके कहेगा, यार कल तो मैं भूखा मर गया था, आज इतना खाना दे दिया कि पेट गड़बड़ हो गया। ये कंप्लेन जरूर कर सकता है वो बंदा। क्यों? क्योंकि आज सोचोगे आपको आज जॉब पर जाना है, आप सोचते हो कि चलो अब ये घर में रहेगा अकेला, कि मेरे को, मैं तो आया था और मैं तो भूखा मार दिया है, खाना वाना तो मिला नहीं। आप सोचते हो कि इसके लिए, बंदे के लिए खाना वाना बना के रख देते हैं, 4 चपाती खा के मस्त हो जाएगा। भाई तब जब तक जॉब से आओगे तब तक वो आज तो 4 चपाती खा लेगा, कल हो सकता है उसको भूख ही ना होगी तो 1 चपाती खा के कह देगा, आपकी 3 चपाती ऐसी ही पड़ी रह सकती है, 2 खा के भी कह सकता है कि मेरा पेट भर गया, या 4 खाने के बाद में भी कह सकता है मेरा पेट नहीं भर रहा और बना के दो, कल तो मैं भूखा मर गया था। तो इस तरह के लक्षण, अनियमितता रहती है उनके खाने पीने में, जाने में, सब में अनियमितता। इसलिए घर में आप देखते हैं बड़े बुजुर्गों की कहानी एक जैसी हो जाती है। जैसे बुढ़ा हुआ आदमी, आप देखो आज तो 4 रोटी खाने को मांग लेगा, कल वो एक में बढ़ जाएगा है। कल सोचोगे कि दादाजी ने कुछ खाने को दिया था दादाजी को, और आज तो वो खा ही नहीं रहे, आज खाना ही नहीं खा रहे, कहते हैं भाई आज व्रत करेंगे, आज भूख नहीं। और 1-2 घंटे बाद ही जबरदस्त भूख भी लग जाएगी, कह भी देंगे भैया वो क्या आज भूखा मारने का इरादा है। जैसे हमारे पिताजी हैं 90+, 2 घंटे बाद में खाना खा कर आ जाते हैं, आज तो खाना ही नहीं दिया तुम लोगों ने, भूल जाते हैं खाना खाना, भूल जाते हैं, खाया था कि नहीं खाया था यही पता नहीं। और कभी खाना ही नहीं खाएंगे। तो ये सब अनियमितताएं बात के कारण होती हैं। तो बात को संतुलित करने के लिए चाय बनानी हो तो क्या है, 2 व्यक्तियों के लिए 1 कप ले लो, इसमें मुलेठी ले लो, मुलेठी 1/4 चम्मच हो गई। स्टेविया पत्तियां होती है मीठी पत्ती वाली, जिसको ग्रीन टी के अंदर 2 चुटकी डाल लो। अदरक 1 इंच का क्रश करके टुकड़ा डाल लो। छोटी इलायची डाल लो 2, 1 या 2, 2 भी आपकी क्षमता स्वाद के हिसाब से। दालचीनी 4 चुटकी, सौंफ 4 चुटकी, ऐसा करके आप डाल सकते हैं। तो इसमें बड़ा टेस्टी अच्छी सी आपके लिए बन जाएगी। तो इन सारी जो है घटक द्रव्यों को मैं आपको ये शेयर कर दूंगा बाद में, तो आप इन सबको शेयर कर ये तुलसी के पत्ते 6 पत्तियां ले लो, 2 चुटकी अश्वगंधा डाल लो। अश्वगंधा क्या करता है, वात को अनुलोमित करता है, वात को ठीक करता है। तो वात ज्यादा मात्रा में खाओगे तो वात बढ़ा देगा अश्वगंधा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी सब चीज को सम करने के लिए मिड वे चूज करना पड़ेगा आपको। गुड़ है, शहद है, स्वाद के अनुसार इसमें मिला। गुड़ वैसे अच्छा है लेकिन शहद वात को बढ़ाता है, कफ के रोगों के लिए तो अच्छा है, बॉडी में ड्राइनेस लाता है। शहद के कुछ इंटरनेशनल प्रयोग हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। वो कहते हैं कि जो लाल दवा आती है घाव भरने की, जो हम लगाते हैं, टाँके वाके लग जाते हैं किसी को, फिर लाल दवा लगाते हैं कि जल्दी से घाव भर जाएगा, तो इससे 3 गुना पावरफुल है शहद। शहद लगाओगे तो 3 गुना जल्दी गति से ठीक होगा। कोई भी घाव भरना हो बहुत जल्दी भर देगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सबको ठीक करने की ताकत इस शहद में 3 गुना ज्यादा है। दुनिया की किसी बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन से कहीं ज्यादा ताकत, 3 गुना ज्यादा ताकत इसके अंदर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये वेस्टर्न के लोग, आधुनिक विज्ञान के लोग अब मानने लगे हैं, इस्तेमाल करने लगे। तो मैं तो कहीं चोट लग जाती तो शहद ही इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे शहद मतलब फिर वो शहद होना चाहिए, चीनी का घोल या ऐसा कुछ नहीं। तो इन सब पदार्थों को धीमी गति पर आधा रहने तक 5 मिनट तक आपको उबालते हैं।
उबालने के बाद में छान लें, फिर धीरे धीरे पिएं आराम से। शहद को बाद में डालना है, शहद को गर्म में नहीं डालते हैं क्योंकि ये पॉइजन हो जाता है। आपको ठंडा करके पीना होगा, शहद डालना है। गुड़ आप गर्म में डाल के पी सकते हैं, और वात वालों को गर्म ही पीना चाहिए, ठंडा नहीं। अब क्योंकि हर्बल टी है, ये हर्बल चाय, इसलिए अच्छे स्वाद की उम्मीद ना रखें। काढ़े यानी दवा की तरह इसको समझ करके पी लेना अच्छा है। राइट, तो ये हमारा बात का हुआ खत्म, समाप्त। समापन करते हैं आज। कल हम चित्त के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपके शॉर्ट में कोई सवाल है तो हम आमने सामने मुखातिब हैं। सवालों के लिए हम तैयार, कोशिश करेंगे जवाब देने। हैंड रेस करते जाइए, 1 बाय 1 सबका नंबर आता जाएगा। अभी पे अनम्यूट नहीं कर सकते थे पहले, तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने से। पहले अनम्यूट अलाउ नहीं था, अनम्यूट अलाउड नहीं था जी। हाँ, पियाली दीदी ने हैंड रेज कर दिया, पूछिए जी। हाँ, मुझे ये पूछना है कि अभी आप बात का बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा है मेरा प्रकृति बात और पित्त दोनों का है। और अभी मैंने इसका पहले जो जिस दिन क्लास था उस दिन मैंने बोला था, जब मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ कोई फंक्शन में, तो वहाँ खाने पीने में कुछ तो गड़बड़ी हो गई, तो उसके कारण आज से मेरा पूरी बॉडी में बहुत पेन सारी बॉडी में है। तो उसको कैसे ठीक किया है? थोड़ा हरारत सा भी लग रहा है, जैसे बुखार तो नहीं है पर थोड़ा अंदर से होता है ना, बात बढ़ने से जैसे हरारत सा लगता है, वैसे है। तो इसको एकदम से मतलब कोई जल्दी ठीक करने वाला कुछ है? क्योंकि आप जो हाँ चाय बताए देखिए हैं जी, उसमें से बहुत सारे चीज मेरे पास नहीं है। अश्वगंधा है, मुलेठी है और जी अच्छा ठीक है। हनी है, हाँ हाँ शहद है अच्छे वाले। हाँ जी। ये अच्छा ठीक है, तो आपको अभी क्या क्या हो रहा है? बॉडी में पेन हो रहा है? वही बॉडी में पेन हो रहा है और थोड़ा हरारत सी हो रही है, हाँ जैसे हाँ। लगता है ना बुखार आने से पहले जैसे है उस तरह का है। तो ये तो तो मुझे खान-पान से ही लग रहा है गड़बड़ हो गया। क्या खाया पिया था? हम नहीं खाएंगे आपका वाला। आवत था तो वही हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया। मीठा भी थोड़ा ज्यादा, वैसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ, तो मीठा भी थोड़ा अच्छा, ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, आज आप व्रत कर लीजिए। आपको भूख भी नहीं लग रही होगी ना, शरीर में भारीपन नहीं महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, हाँ हाँ, वो तो मुझे काफी दिन पहले से ही है। मैंने पिछले बार भी पूछा था, जे थोड़ा जैसे लगता है ना पानी भरना, तो वो चीज तो मुझे काफी दिन पहले से ही लगता है कि है मेरे बॉडी में कोई मतलब सोइलिंग सा, वो भी थोड़ा पानी भर रहा है ऐसे मुझे लगता है। तो अब आप पूरी तरह से व्यक्तिगत ट्रीटमेंट के लिए आप हाजिरी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें तो देखिए आधा घंटा पौन घंटा पूरी चीज, मैंने आपको 10 विध परीक्षा की बात में कही थी। तो ये सारी चीजें जो है आयुर्वेद के अंदर होती हैं, उसको अच्छे से जांच पड़ताल के बाद ईमानदारी से यदि पेशे का निर्वहन करना है तो हम्म, आपको अलग से इसके लिए अपना ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। वो तो ठीक प्लेटफॉर्म है पे पर ये अभी समझना फिलहाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजों को हमें समझना जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो के अभी दृष्टिकोण फिलहाल से हो, इसको थोड़ा कम करने का कोई फास्टिंग में ही रहे। तो ये समझना पड़ेगा ना अभी क्या हुआ। आप कई दिनों से आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस अवस्था में हम लोग हैं, इस अवस्था में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो पुराना केस हिस्ट्री देखना पड़ता है। अच्छा, अचानक से मैं कुछ बता दूं वो बड़ा हाँ हाँ ठीक नहीं हाँ, है ना, उसके साथ इनजस्टिस है। हम्म, तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग से
एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है तो उसमें हमको वही चीज पता होता है कि हमको क्या क्या सवाल करने होंगे आपसे, और उसके जजमेंट तक पहुंचना होगा कि क्या आपको सटीक तौर पे फायदा करने वाला है। अच्छा, ठीक खाली कुछ भी कह देने से बात नहीं बनेगी ना, वो ठीक फिर चीटिंग है एक तरह की, पेशे के साथ चीटिंग। ठीक। थैंक यू। थैंक और किसी का कोई सवाल? ललित जी पूछिए। ललित जी का इंटरेस्ट हुआ, बताएं ललित जी। प्रणाम सर। सर मुझे आयुर्वेदिक चाय का पूछना है। ये जो हाँ, ये दिन में किस टाइम पे लेना? हाँ, ये किस टाइम पर लेना है, ये अपन इसको जो है आ, जब भी आपको हल्का खालीपन महसूस हो पेट में, जब आप ले सकते हैं, फायदा अच्छा करेगा। अच्छा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं और लंच के खाने के बाद? हाँ हाँ। लंच के बाद लेना है तो आप 2 घंटा 1 घंटा बाद में, अच्छा, खाली 1.5 पेट ही घंटे लेना? बाद ही लेना। हाँ, 1.5 घंटा बाद ही लेना, क्योंकि 1 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक तो हमारा जो भोजन है स्टमक में रहता है, स्टमक क्रॉस कर जाए उसके बाद छोटी आंत में चला जाएगा ना, ड्यूडिनम हाँ से जी, क्रॉस हो जाएगा, तो वहां से हाँ, क्रॉस होने के बाद। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। किसी का और कोई सवाल है तो ले सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सर कुछ, जी, जैसे जैसे आप आप बता रहे थे। आप दिख तो रही नहीं, प्रकट होंगे जब पता पड़ेगा कौन बोल रहे हैं। मैं प्रमिला बोल रही हूँ। अच्छा, मैं जी उसको वीडियो में कर देती हूँ। जी 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 ठीक है जी। जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। जी बताइए। मेरे को एक तकलीफ है जो बहुत सालों से है। मेरे पैरों के नीचे तलवों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं अक्सर जी, मालिश करती हूँ, कराती हूँ, ठीक होता है, फिर मतलब परमानेंट कभी ठीक नहीं हुआ। तो इसका अच्छा क्या अच्छा, कारण है? ये भी मैं ये भी आपने बात, जैसे बताया था, बात बात की ही मैं रोगी हो हाँ, गई। जी। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ। सही बोले आप। तो इसका इसका निदान के लिए मैं क्या शुरू कर सकती हूँ? इसके निदान के लिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आप नमक जी। का पानी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता होगा ना आपका? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। कोई टेबलेट चल रही है? ना, दवा? कुछ भी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी-कभी तो फिर आप, मेरे को थोड़ा-सा शुगर बढ़ जाता है, जब मैं अपनी मतलब थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा खा लिया, नहीं तो वैसे आहार से ही मेरा कंट्रोल में ही रहता है, बट मॉर्निंग में थोड़ा-सा हाई रहता ही है। अभी मेरे क्या रहता रिसेंटली है? पता चला, ब्लड शुगर फास्टिंग का अच्छा अच्छा, हाँ, थोड़ा-सा हाई रहता है, मतलब 120, 125 तक रहता है, लेकिन दिन के वक़्त तो ठीक रहता है, बीपी तो ठीक ही आता है। बीपी का बढ़ने का जो टाइम होता है ना, या तो सुबह सुबह होता है या शाम को होता है, नहीं, बीपी मेरा ठीक है, मैं शुगर की शुगर बात का कर ना? रही हूँ, शुगर कोई की बात नहीं, बात नोट। कर रही हूँ। हाँ, आपने जो सवाल किया, आपके जो पैर का दर्द, वो आप जी गर्म हाँ, पानी में नमक डाल करके सेक करना शुरू कर दीजिए। जी, 2-3 बार जैसे टेबलेट लेते हैं ना दिन में 3 बार, जी, ऐसे जी, दिन में 3 बार करना शुरू कर दीजिए, आधा आधा घंटा, ठीक हो अच्छा, जाएगा। पल्स रेट चेक करते रहना आप। आपके पास में पल्स मीटर होगा, ऑक्सीमीटर हाँ, में हाँ, होता है या फिर उसमें जी, होता जी, है? जी, हाँ, पल्स हाँ, रेट है चेक मेरे करना। पास, जी, पल्स रेट गिर जा रही है, 70 से नीचे जा रही है, तो आपको रोकना पड़ेगा। ओके, हाँ, ओके, 70-65, फिर आपको रोकना पड़ जाएगा, तुरंत पैर निकाल देना पानी में से। ओके, ये बहुत ओके, रिस्की है हाइड्रोथेरेपी। आप आसानी से, हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे क्या है, पानी में पैर ही तो डालना है। हाँ, 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 बहुत हाँ, खतरनाक है, हॉस्पिटलाइज तक हुए हैं लोग बाग। अच्छा, ओके, हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज है। यदि अपन इसको लंबे समय तक पैर को डाल के रखते हैं ना, पल्स रेट एकदम गिर जाती है, बीपी लो भी हो जाता है कहीं। ओके, तो जिनको ये ओके, टेंडेंसी है, तो ओके, वो इससे बचें। हाँ, हाँ, जैसे ही डाउन होने लगे पल्स रेट, तुरंत बाहर निकाल लो पैर। ओके, ओके, वैसे भी तब तक फ़ील आप हो यूज कर, जाएगा, हाँ, वैसे भी, होता हाँ, पता चल डाउन जाएगा फील होता अपने है। आप से ही, जी, जी, ठीक ये है, आप नमक के करेंगे तो आपको पानी में, रहेगी। जी जी, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। ओके जी, और प्रणाम। खान-पान में कुछ चेंज करना चाहिए मेरे को? हाँ, खान पान के लिए देखिए, मुझे सारा आपको समय लेकर के वो सब ओके, प्रॉपर जजमेंट करना पड़ेगा।
जी 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 टेम्परेरी उपाय के तौर पे मैंने आपको अभी ये बता दिया। तो जो कर सकते थे वो अपन कर रहे हैं ना। हाँ जी बाकी हाँ ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है सभी चीजों हम्म को, फिर जजमेंट लेना ही पड़ेगा। ऐसे ठीक वो है चल में आया ओके वाली काम नहीं करना, फिर हाँ करना नहीं तो नहीं फिर ठीक अच्छा है करना नहीं 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 ठीक है ठीक है हाँ, प्रॉपर मैं अपॉइंटमेंट ये के ट्राई साथ। करती हूँ इसको नमक के पानी में तो होपफुली कई बार करती हूँ आराम आता है मेरे को लेकिन मैंने कभी नमक नहीं डाला था ऐसे ही साफ करते हैं जल से और नीचे की हमारी त्वचा जो है ना बहुत ही खुरदरी हो गई उसको बार बार रगड़ने से साफ करने से बहुत आराम होता है पैर फट रहे होंगे, मोटी होगी होगी स्किन वहां पर। हाँ स्किन मोटी हो गई है जी 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 हाँ, तो उसको कई बार तो ऐसी मोटी हो जाती है उसको चक्कू से कुरेद लो तो भी निकल जाती है लाइक। जी दर्द हाँ वर्द कुछ नहीं वही होता उसमें। करना पड़ता मेरे को तो ये आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है, वात और कफ दोनों की प्रॉब्लम है और उसको पूरा प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और कहीं और भी बॉडी में कई कई प्रॉब्लम चल रही होंगी इससे जुड़ी हुई, आपको शायद नहीं हाँ पता। हो सकता है जब हाँ हाँ बैठेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। ओके ओके हाँ जो आपने कहा ना त्वचा मोटी हो गई बड़ी वो तो है इसीलिए मेरे को घिसना पड़ता है तो जब जहाँ थोड़ा सा खूब उसको मलती हूँ घिसती हूँ वो क्या प्यूमिस स्टोन से या किसी और चीज से बहुत खुरदरी होने से तो आराम मिलता है बट वो आराम वो 4-5 दिन चलता है वो फिर वैसे ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसके लिए ना। जी 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 तब ठीक है पोट भी तो फट रहे होंगे ना नहीं वो तो सर्दियों में। सर्दी में तो नहीं कोई खास नहीं इतना नहीं हाँ 19-20 हो जाते हैं बट कोई इतना नहीं कि कोई मेरे को दूर से दिख जाए कि हाँ फट रहा है मेरा होठ ऐसा नहीं है बाल शायद झड़ते मैं होंगे, पहले होठ ही फटते उसको होंगे। प्रोटेक्शन के लिए क्रीम लगा लेते हैं हो सकता है हाँ ऐसा वो होता है। हो हाँ नहीं, मैं तो क्रीम लगाता नहीं हूँ, मेरे नहीं पड़ती। नो टेंशन। नहीं नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ कि शायद मेरे को पता ना लगा हो कि हम पहले ही उस पे क्रीम लगा लेते हैं फटने से पहले खैर मैं वो करती हूँ गर्म पानी में पैर दे करके और जो मेरी त्वचा मोटी हो रही है हो जाती है उसका हम निदान आप चलिए आप ये स्किन बताते डिजीज है, रहे लंबे अच्छा समय तक रहेगा तो ये सोराइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अच्छा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, सोराइसिस ओके वाले ओके कई केसेस आते ठीक हैं। चलिए शुरू ठीक करते हैं। थैंक यू सो किसी मच और का सवाल? जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद ओके किसी और का कोई सवाल है तो ले लिए, फिर अपन समापन करें। क्योंकि ये सवाल ही हमको सिखाते हैं। हमने जो अभी जो सीखा है इसमें किसी को कोई नहीं समझ में आ रहा है, इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप लीजिए। हम्म बाकी समस्याएं तो हर घर की, हर घर हाँ घर की थोड़ा कहानी है। हम्म, ठीक है नमस्कार सर जी प्रणाम। थैंक यू तो समापन करें आचार्य जी, कोई सवाल है आपकी नजर में? और का कोई सवाल है? सेंटेंस नहीं है किसी का? तो लगता तो नहीं है। ठीक है, बस करते हैं शुरू। सबको धन्यवाद, नमस्कार, एंड करें। नमस्कार हाँ, प्रणाम सभी। थैंक यू सर, प्रणाम थैंक सर यू। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते।